3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। इंडियन आइडल फेम सवाई भाट और सिंगर निहाल जोशी की पुष्कर यात्रा। दोनों कलाकारों ने पवित्र ब्रह्म पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर किए जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन। राजस्थान के नागौर जिले के छोटे से गांव गच्छीपुरा से निकलकर अपनी गायकी के दम पर इंडियन आइडल में पूरे भारतवर्ष में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले देश के ख्यातिनाम मशहूर सिंगर सवाई भाट ने आज उभरते हुए गायक निहाल जोशी के साथ पुष्कर पहुंचकर पुलिस मित्र टीम के नेतृत्व में ब्रह्म सरोवर की पूजा अर्चना की। इसके बाद जगत पिता श्री ब्रह्मा जी के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पुलिस मित्र टीम के नेतृत्व में पुष्कर में जगह जगह मशहूर सिंगर सवाई भाट का माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ब्रह्म घाट पर पुलिस मित्र नरेंद्र पाठक ने माला पहनाकर स्वागत किया। इनके पुश्तैनी पंडित ने ब्रह्म सरोवर की पूजा अर्चना करवाई। मशहूर सिंगर सवाई भाट की एक झलक पाने के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए इनके प्रशंसकों ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया। अपने प्रशंसकों का प्यार देखकर सवाई भाट और निहाल जोशी ने भी दिल खोलकर उनके साथ सेल्फियां खिंचवाई। श्याम मित्र मंडल से भानु पाराशर और सिंगर विनी देवड़ा ने टीम के साथ साफा पहनाकर तस्वीर भेंट की। प्रशंसकों की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के लिए पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने निकले लोग ब्रह्मा मंदिर पहुंचने पर मंदिर के प्रबंधकों ने जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए और प्रशंसकों द्वारा आग्रह करने पर भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर में सवाई भाट ने भगवान का भजन गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। जमनीकुंड रोड स्थित होटल पुष्कर लेगेसी में प्रेस वार्ता के दौरान सिंगर सवाई भाट और निहाल जोशी ने अपने कई अनुभव साझा किए। बताया कि जीडी ग्रुप के अपकमिंग न्यू एल्बम, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त इंडियन आइडल सिंगर सवाई भाट और नए उभरते हुए कलाकार निहाल जोशी दोनों का राजस्थान की संस्कृति पर आधारित एल्बम संगीत प्रेमियों को बहुत ही जल्द सुनने को मिलेगा। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए पुष्कर के अमित भट्ट का आभार प्रकट करते हुए पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में अगले महीने शूटिंग शुरू होने की जानकारी दी गई। सवाई भाट ने बताया कि पुष्कर की यात्रा अविस्मरणीय है और जितना आदर प्यार सम्मान यहाँ के लोगों से मिला उसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। पुष्कर में मशहूर सिंगर सवाई भाट के साथ उभरते गायक कलाकार निहाल जोशी, जीडी ग्रुप के चेयरमैन विशाल जोशी, एआर कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर आनंद सिंह राव, अंकित जांगीड़ आदि शामिल रहे। Audio Jungle. भाई का कॉल आया, सवाई भाई अब हम कुछ करते हैं, हमारी कंपनी है, तो मेरी कंपनी के थ्रू मैं कुछ आपसे एक गाना रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे लोग याद करते हैं और इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, जहाँ भी जाता हूँ तो इतना प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है और बस ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रहें। और बहुत ही जल्दी हम जो जिस काम के लिए हम लोग निहाल भाई हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपके सामने कुछ नया एल्बम हम लेके आएंगे बहुत जल्दी। आपको इंडियन आइडल में चयन हुआ, कैसे हुआ, किस तरह और कैसे महसूस कर रहे हैं? एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस कैसे? कितने क्या क्या गाने हैं? जी देखिए, इंडियन आइडल पूरे भारत का, पूरे विश्व का एक बड़ा शो है। तो इंडियन आइडल में जाना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है पहले, और मुझे खुद को भी यकीन नहीं था कि मैं इतने बड़े मंच पे जा पाऊँगा और लोगों का इतना प्यार मिलेगा मुझे, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में।
तो आज लोग मैं जहाँ जाता हूँ ये सब इंडियन आइडल की वजह से है कि मुझे लोग प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं और मेरे टैलेंट को उन्होंने समझा, मुझे इतना बड़ा मौका दिया उन्होंने गाने का, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और रही इंडियन आइडल की बात, मैंने क्या सीखा वहाँ से, तो मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से कि आप देखिए कि हर आदमी, मेरे लिए तो बहुत नई चीज़ें थी वहाँ पर, क्योंकि आपको गाने 2 गाने मिलना, 3 गाने मिलना, आपको वही गाने गाना है, वैसे की वैसे ही गाना है और ऐसे भी नहीं कि आपको रुक के गाना है, पूरा लाइव चलता था वो। तो मेरे लिए हर चीज़ नई थी, गाने याद रखना, सारी गानों को लिखना, फिर अपने याद करने का बहुत समय लगता है ना हर चीज़ का। तो मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी वहाँ पे इंडियन आइडल में और मुझे बहुत वो चीज़ें मुझे आगे भी काम आने वाली हैं। और इंडियन आइडल की मैं बात करूँ तो इंडियन आइडल की सारे जो टीम है उन्होंने मुझे, म्यूज़िक टीम है और जितने भी कंटेस्टेंट मेरे जितने भी दोस्त थे, सारे लोगों ने मेरी हेल्प की। जब मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी या घर की याद आती थी मुझे, तो सारे लोग मेरी फैमिली बन जाती थी। आपकी शुरुआत कैसे रही है बताइए। शुरुआत जो रही है मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था और ज़्यादा करूँ तो मैं जो मेरे फेवरेट सिंगर है गुलाम अली खान साहब और नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मास्टर सलीम जी, इनके ज़्यादा मैं सुनता हूँ गाने और गाता हूँ, सभी की सुनता हूँ वैसे तो। पर जब लोगों को पता चला, डीडवाना में मेरा जन्म हुआ था और मैं डीडवाना में रहता हूँ ज़्यादातर, मेरे गांव बचीपुरा है। तो किसी ने मेरे मामा जी को बताया कि आपका भांजा अच्छा गाता है, तो आप इनकी वीडियो भेज के देखे, आप क्या पता ऑडिशन में पास आ जाए, सिलेक्ट हो जाए। क्योंकि इंडियन आइडल का जब ऑडिशन पहले चलता था तो काफ़ी मैंने जगह देखा कि बहुत भीड़ भड़का बहुत रहता था और बहुत भीड़ होती थी, बहुत कलाकार आते थे। पर ऐसा हुआ मेरे टाइम पे कि माता रानी का आशीर्वाद हुआ और ऑनलाइन ऑडिशन हुए, तो उसकी वजह से मैं वहाँ पे सेलेक्ट भी हुआ और मुझे वहाँ पे मुंबई में बुलाया और आज हूँ वो सब आप लोगों की दुआ की वजह से हो गया की वजह से। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी आपको लगे किसी में भी टैलेंट हो तो आप उसको 100% आप उसको आगे पहुँचाइए। और राजस्थान के लोगों में तो ये चीज़ बहुत है कि एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए और आज जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं और आज उनकी वजह से मैं इंडियन आइडल टॉप 8 तक पहुंच पाया वहाँ पे। और फिर भी आज भी मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है जहाँ भी जाता हूँ मैं। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि वैसे ही कलाकारों को रिस्पेक्ट मिलती रहे और मेरे जैसे कलाकार जो गरीब परिवार से जो निकले हुए हैं उनको भी आप उस मंच तक पहुँचाने के लिए उनकी हेल्प करें। और इस गाने को लिखा है हिमेश सर ने, उन्होंने मुझे मौका दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसी गाने की आपको एक लाइन सुना देता हूँ। जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूँगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार, मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार। जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूँगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार। थैंक यू। जगह में इसका भी नाम आता है। तो पुष्कर ऐसी एक नगरी है जिससे इसको देख के इसकी मोहित हो जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भगवान जी का मंदिर है, दर्शन के लिए मैं आया हूँ और साथ में कुछ चीज़ें भी हम आपको बनाएंगे। नेहल भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं और उनकी एक जेडी कंपनी, ये उस कंपनी के थ्रू हम लोग एक गाना लॉन्च करेंगे बहुत ही जल्दी। और वो गाना हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान को हम डेडिकेट करें और वो गाना एक राजस्थानी हम करेंगे बहुत ज़्यादा। एबीवीपी छात्र संगठन ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। महाविद्यालय में छात्रहित की समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंधित छात्रों ने मंगलवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को कॉलेज में व्याप्त छात्रहित की समस्याओं के निराकरण के लिए 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर शीघ्र समस्या समाधान की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन और धरने प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है।
एबीवीपी महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1836 में हुई। उत्तर भारत के सबसे बड़े महाविद्यालय में हर वर्ष प्रथम वर्ष में लगभग 3 से 4 हज़ार विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, लेकिन महाविद्यालय में कई प्रकार की समस्याएं व्याप्त है, जिसका खामियाजा यहाँ अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है, जो छात्र हित की दृष्टि से कतई उचित नहीं। इसलिए प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कॉलेज में 25% सीटों की बढ़ोतरी की जाए। पूर्व में कई विद्यार्थियों ने तैराकी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय और देश का नाम रोशन किया, लेकिन वर्तमान में तरणताल बंद होने से तैराकी के इन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और अभ्यास नहीं मिल पा रहा, इसलिए तरणताल का जीर्णोद्धार कराया जाए। महाविद्यालय में बॉयज़ हॉस्टल लंबे समय से बंद है। बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग को वर्तमान में छात्रावास बना दिया गया है। महाविद्यालय में कई गरीब विद्यार्थी गांव से आकर अध्ययन करते हैं, इसलिए बॉयज़ हॉस्टल के नया भवन बनवाया जाए। महाविद्यालय में खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाए। महाविद्यालय में खेल सुविधाएं ना के बराबर है तथा इंडोर खेलों के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं है। ऐसे में खेल सुविधाओं को बढ़ाया जाए। महाविद्यालय में एनसीसी की आर्मी विंग और नेवल विंग कार्यरत है, परंतु उनमें महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुपात में सीटें बहुत कम है, इसलिए उन्हें बढ़ाया जाए। वे नई एनसीसी एयर विंग को खोला जाए। गर्ल्स हॉस्टल घोटाले की निष्पक्ष जांच की जाए। खेल परिसर में पानी की उचित व्यवस्था की जाए और महाविद्यालय में खेल गतिविधियां जल्द शुरू की जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद जिले में उग्र आंदोलन धरने प्रदर्शन करेगी। Audio Jungle. आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य मोदी जी को ज्ञापन दिया, जिसमें प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनकी 25% सीटें बढ़ाई जाए। दूसरा है तरणताल की आना चालू करा जाए जल्द से जल्द। और तीसरी मांग रखी कि जो बॉयज़ हॉस्टल है जो बंद पड़ा है, जिसको गर्ल्स हॉस्टल कर दिया, बॉयज़ हॉस्टल एक और दूसरा बनाया जाए। और अगली मांग रखी है कि आना गर्ल्स हॉस्टल में जो घोटाला है उसको जल्द से जल्द सामने लाया जाए। और हमारे जो एनसीसी नेवल विंग है, इनमें जो विद्यार्थी है हमारे कॉलेज में उनके अपेक्षा में कम है सीटें, तो वो भी सीटें बढ़ाई जाए और खेल की सुविधा और ज़्यादा बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द खेल की सुविधा चालू की जाए। प्राचार्य मोदी जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाएगा। फिर भी अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। अभी जो कॉलेज प्रशासन जो बच्चे फर्स्ट ईयर के जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं आ रही है। उनको लेके आज हमने सबसे पहली समस्या इस बार कोरोना में प्रमोट होकर सारे बच्चे आए हैं तो उसके अनुपात में सीटें नहीं है, तो हमने सबसे पहले 25% सीटें बढ़ाने के लिए की मांग रखी। दूसरी, कॉलेज में स्विमिंग पूल, बॉयज़ हॉस्टल, ये ऐसी जो ज़रूरत की चीज़ें, खेल इंडोर सुविधाएँ नहीं है, इन सभी को लेकर हमने कॉलेज प्रशासन को इनको खोलने के लिए मांग रखी। नए बच्चे आएंगे तो कोई किसी में स्विमिंग पूल जैसी ऐसी अव्यवस्थाएँ चल रही है। तीसरी चीज़, हमने जो खेल अभी कोरोना के बाद से खेल सुविधाएं बंद पड़ी है, कोई खेलों को सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया, वो चालू करने और इंडोर सुविधाएं जो कॉलेजों में न के बराबर है तो इंडोर सुविधाएं भी चालू करने की मांग रखी। जल्दी अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो विद्यार्थी परिषद धरना देगी और उग्र प्रदर्शन करेगी पूरे जिले भर में। ऊसरी गेट लोहार बस्ती में आरती लोहार को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करने का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पूर्व में भी 2 बार भगा चुका था। मृतका को आरोपी की वजह से टूटी थी शादी। 26 सितंबर को ऊसरी गेट लोहार बस्ती में रहने वाली आरती लोहार ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में मृतका के मामा मोहन सिंह लोहार ने क्लॉक टावर थाने में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें बताया कि मेरी भांजी आरती को सन्नी वाल्मीकि नाम का एक लड़का पूर्व में भी 2 बार भगाकर ले जा चुका है, जिससे आरती का वैवाहिक रिश्ता टूट गया। जिसकी शिकायत आरती ने सन्नी से की तो सन्नी ने उसे अपशब्द कहे और कहा कि मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, मेरी बला से तू कहीं जाकर मर जा, जिससे मेरा पीछा छूट जाए। इस घटना से व्यथित होकर आरती ने दोपहर में फांसी के फंदे पर लटक कर खुदकुशी कर ली। क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि प्राप्त रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 200/2021 आईपीसी की धारा 306 में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। मृतका आरती का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश मृतका के वारिसान को दी गई। मृतका द्वारा फांसी के फंदे में प्रयुक्त ओढ़नी को जब्त किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद आरोपी सन्नी की तलाश कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से आरोपी के विरुद्ध अपराध आईपीसी की धारा 306 प्रमाणित होने पर गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। Audio Jungle. ये
मोहन सिंह लोहार निवासी रावण की बगीची ऊसरी गेट ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की थी कि मेरी भांजी जो आरती है, जिसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, उसको एक सन्नी हरिजन नाम का जो लड़का था वो बार बार उसको तंग कर रहा था। पहले भी वो उस लड़की को 2 बार भगा के लेके गया था और मना करने के बावजूद उसका पीछा करता था और उसको उसने धमकाया और उसके लिए उसने अपशब्द कहे और उसको कहा कि तू कहीं जाके मर जा। इससे दुष्प्रेरित होकर उस आरती ने आत्महत्या कर ली। इस पर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है और प्रकरण दर्ज करके उसको मामला सही पाया जाने पर सन्नी हरिजन को गिरफ्तार करके अभी पेश न्यायालय किया गया है। मुकदमा 306 आईपीसी में दर्ज किया। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का प्रकरण दर्ज किया गया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर पृथ्वीराज फाउंडेशन ने चलाया स्वच्छता अभियान। अतुल्य भारत आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विश्व पर्यटन दिवस पर की पुष्कर के घाटों की सफाई। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर पृथ्वीराज फाउंडेशन ने तीर्थ नगरी पुष्कर में स्वच्छता अभियान का आगाज किया। अतुल्य भारत आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पृथ्वीराज फाउंडेशन के वॉलंटियर्स ने हाथों में झाड़ू लेकर प्रधान वरा घाट से लेकर गौ घाट तक घाटों की पूरी साफ सफाई कर कचरे को एकत्रित कर यथास्थान डाला। घाटों के गुंबदों पर लगे जालों को हटाया। पृथ्वीराज फाउंडेशन की वॉलंटियर पूनम पांडे ने बताया कि सामाजिक सरोकारों के साथ धरोहरों के रखरखाव के लिए अग्रणीय रहने वाली पृथ्वीराज फाउंडेशन संस्था में बुद्धिजीवी वर्ग, कलाकार, फोटोग्राफर्स व समाज के हर तबके से जुड़े लोग इन कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। इस मौके पर फाउंडेशन के दीपक शर्मा, संजय सेठी, पूनम पांडे, पंडित रविकांत शर्मा सहित अनेक लोगों ने स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दिया। Audio Jungle. नमस्कार। आज विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। पृथ्वीराज फाउंडेशन परिवार जो कि सजग रहा है हमेशा सांस्कृतिक सामाजिक सरोकारों के लिए, धरोहर के संरक्षण के लिए, आज भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर अतुल्य भारत अमृत उत्सव जो आज़ादी का चल रहा है, उस उपलक्ष्य में पुष्कर के समस्त घाटों को साफ करने की जिम्मेदारी ली है। अपितु आज हमारी जो टीम के मेंबर्स हैं, ये सब मिलकर के 5-6 घाट ही अच्छी तरह से स्वच्छ करेंगे, साफ करेंगे और पूरे शहर को, पुष्कर सहित पूरे हिंदुस्तान को ये संदेश देंगे कि धरोहरों का संरक्षण हम ही खुद करेंगे, तभी हमारे देश में पूरे विश्व भर से, जैसे कि राजस्थान नंबर 1 है, पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं और भी अधिक आएंगे। और पुष्कर सतयुग का तीर्थ है तो पवित्र रहेगा, हमारा तन मन भी पवित्र रहेगा। पृथ्वीराज फाउंडेशन का हमेशा प्रयास यही रहा है। नमस्कार, जय राजस्थान। वॉलंटियर्स जो है पुष्कर पृथ्वीराज फाउंडेशन परिवार के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, वो वॉलंटियर्स अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं। सारे फोटोग्राफर्स ही नहीं हैं, उसमें बड़े विद्वान लोग हैं और राजस्थान के ही हैं, अजमेर के ही हैं, लेकिन सभी अपने अपने क्षेत्र में और विलक्षण प्रतिभाएं हैं जो आज समय निकालकर जितने भी घाट हो सकें, वराह घाट से लेकर आगे गौ घाट तक, हम 5-6 घाट स्वच्छ करें, इस संकल्प को लेकर हम सब यहाँ आए हैं। धन्यवाद। जय श्रीमनारायण, जय पुष्कराज महाराज की। आज पर्यटन दिवस के इस शुभ अवसर पर पर्यटन मंत्रालय और अजमेर के पृथ्वीराज फाउंडेशन की तरफ से तीर्थराज पुष्कर पर स्वच्छता अभियान का आगाज किया गया। काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्कर के प्रधान वराह घाट से लेकर गौ घाट तक सफाई का एक कार्यक्रम रखा गया है, बेहद सुंदर। इसी प्रकार की प्रेरणा हमारे यहाँ की सभी संगठनों को मिले और यहाँ पर तीर्थ में आकर के इस पुण्य कार्य को करें तो सभी के लिए लाभकारी होगा। जय श्रीमनारायण, जय पुष्कराज की। प्रार्थियों ने क्लेम पास कराने वाले वकील पर लगाया 4 लाख रुपए हड़पने का आरोप। बिनाय थाना अंतर्गत रहने वाली प्रार्थिया ने परिवार सहित पुलिस अधीक्षक से मिलकर लगाई न्याय की गुहार। प्रार्थिया कोमल पत्नी बर्दीलाल, जाति कुम्हार, निवासी कुमार मोहल्ला, हीरापुरा, धातोल, पुलिस थाना बिनाय ने आज परिवार सहित पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थिया के देवर गौरीशंकर ने बताया कि प्रार्थिया कोमल के पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसकी पुलिस थाना बिनाय में रिपोर्ट भी दर्ज हुई। बिनाय पुलिस ने अनुसंधान के बाद उक्त मामले में दुर्घटना कारित करने वाले चालक आसिफ के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। इसकी मृत्यु के तीसरे दिन बांदरवाड़ा निवासी वकील कन्हैयालाल मेवाड़ा तीसरे की बैठक में आया और क्लेम पास कराने का वादा किया, जिस पर मौके पर मौजूद पूर्व सरपंच मदन सिंह रावत और अन्य ग्रामीणों ने क्लेम का 8% हिस्सा फीस के रूप में देने पर सहमति जताते हुए वकील ने 20-25 खाली कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए।
24 सितंबर को कन्हैयालाल मेवाड़ा ने प्रार्थिया में उसके परिवार को बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केकड़ी बुलवाया, जहां खाते खुलवाकर पैसे निकलवाए। शाम को उसने 1,30,000 रुपये नकद भुगतान करते हुए कहा कि 6 लाख रुपये बाद में मिलेंगे, लेकिन प्रार्थिया के देवर गौरी शंकर के मोबाइल पर शाम को मैसेज आया जिसमें 11,25,000 रुपये जमा होने की सूचना आई। इस पर वकील से तकाजा गया तो उसने कहा कि 4 लाख में से मजिस्ट्रेट को भी देने हैं, बीमा कंपनी और कोर्ट के सभी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे में प्रार्थिया के 4 लाख रुपए का वकील मेवाड़ा ने गबन किया है, लिहाजा उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कर पैसे दिलवाए जाएं। संदर्भ में ये मेरा छोटा भाई एक्सीडेंट का मामला था, तो उसको वकील कन्हैयालाल मेवाड़ा को बनाया था हमने। तो फिर अब इस शुक्रवार को क्या हमारे को पुलिस केकड़ी बुलाया था कोर्ट में, तो वहाँ से उसको वो कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके फिर बाद में बैंक में ले जाकर अकाउंट से 5,30,000 रुपये निकलवाए थे। उसमें से 1,30,000 तो हमारे को दे दिए और 4 लाख उसी को रख लिए, वो कि भाई कि ये पुलिस का और कोर्ट का और मजिस्ट्रेट का और वकील का खर्चा है कि, और 6 लाख रुपये 6 महीने बाद FD मतलब कि 6 महीने बाद मिलेगा कि ये आपको 6 महीने बाद मिलेगा। इसीलिए फिर हमारे को मैसेज पता पड़ा, हमारे मोबाइल में 11,25,000 का मैसेज आया, तो फिर इसीलिए मैं कार्रवाई करने के लिए ASP ऑफिस अजमेर यहाँ पर आया। आबकारी विभाग के दल ने सांसी बस्ती कंजर बस्ती में दबिश देकर 3 फरार मुलजिमों को किया गिरफ्तार। मौके पर बनाई जा रही हथकढ़ शराब की भट्टियों को तोड़कर 1700 लीटर वॉश को किया नष्ट। आबकारी आयुक्त जोगाराम के नेतृत्व में अवैध हथकढ़ शराब, देशी शराब आदि के भंडारण व विक्रय के खिलाफ चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी अभियान के तहत आज अजमेर आबकारी निरीक्षक दक्षिण गुरनाम सिंह और PO बंकट सिंह अजमेर सिटी के द्वारा आबकारी आयुक्त राजेंद्र सिंह राठौड़, जिला आबकारी अधिकारी विशाल दवे के निर्देशन में सांसी बस्ती कंजर बस्ती में दबिश दी गई। दबिश के दौरान पूर्व में दर्ज मुकदमे में फरार चल रही 3 महिला शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शराब तस्कर महिला सुमन, कामू और सुनीता को गिरफ्तार किया गया। वहीं मौके पर सुनीता के घर में संचालित अवैध शराब की भट्टी को नेस्तनाबूद कर 3 अलग अलग स्थानों पर बनाई जा रही अवैध हथकढ़ शराब भी नष्ट की गई। कुल 1700 लीटर वाश नष्ट की गई, जबकि मौके से मंजू नामक शराब निर्माता तस्कर फरार होने में कामयाब हो गई, जिसकी तलाश की जा रही है। आबकारी निरीक्षक दक्षिण व्रत अजमेर गुरनाम सिंह ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया। अवैध शराब की कशीदगी, भंडारण, हथकढ़ शराब की कशीदगी, भंडारण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हेतु श्रीमान आबकारी आयुक्त श्री जोगाराम जी के निर्देशन में संपूर्ण राजस्थान राज्य में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत श्रीमान अतिरिक्त आबकारी आयुक्त राजेंद्र सिंह राठौड़ जोन अजमेर, श्री विशाल दवे जिला आबकारी अजमेर के निर्देशन में मन आबकारी निरीक्षक व्रत अजमेर दक्षिण गुरनाम सिंह द्वारा एवं PO बंकट सिंह जी अजमेर सिटी द्वारा आज अल सुबह भगवान सांसी बस्ती कंजर बस्ती में कार्रवाई की गई और वहां पूर्व में फरार 3 अभियुक्तों को मेरे द्वारा गिरफ्तार किया गया एवं 2 अभियुक्तों को PO श्री बंकट सिंह जी द्वारा गिरफ्तार किया गया और मौके पर विभिन्न जगह 1700 लीटर वाश नष्ट की गई। 2 हथकढ़ शराब की चालू भट्टियाँ मौके पर ही जब्त की गई एवं सुनीता वैभव ताराचंद इसके खिलाफ चालू भट्टी का मुकदमा मौके पर दर्ज किया गया। मंजू देवी के खिलाफ साधारण श्रेणी का मुकदमा दर्ज किया गया जो कि मौके से फरार हो गई और 2 केस श्री बंकट सिंह जी जमात PO EPF अजमेर सिटी द्वारा दर्ज किए गए, जिनमें से एक चालू भट्टी का था और एक साधारण श्रेणी का था। कुल 1700 लीटर वाश मौके पर नष्ट की गई। 3 जो पूर्व के फरार थे उनको हिरासत में मेरे द्वारा लिया गया है, 2 को बंकट सिंह जी द्वारा लिया गया है। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर चोयल इंडस्ट्रीज में फहराया 108 फीट ऊंचा तिरंगा। देशभक्ति से ओतप्रोत वातावरण में अजमेर सांसद व विधायकों के साथ गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में हुआ भव्य आयोजन। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर 28 सितंबर 2021 को अर्जुनपुरा स्थित श्री विश्वकर्मा एमरी स्टोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के चोयल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी प्रांगण में 108 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का ध्वजारोहण समारोह देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न कार्यक्रमों के बीच किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी और दक्षिण विधायिका अनिता बघेल मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित अतिथि नेशनल रोड सेफ्टी कमेटी के सदस्य निर्मल जैन रहे। सर्वप्रथम अतिथियों ने भारत माता और शहीद आजम भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। चुएल ग्रुप की ओर से समस्त अतिथियों का शॉल माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मौजूद बैंड देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की स्वर लहरियां बिखेर रहा था, जिससे वहां मौजूद समस्त अतिथियों व गणमान्य नागरिकों में देशभक्ति के जोश का संचार हो रहा था। सभी ने हाथों में तिरंगा ध्वज ले रखे थे, मानो पूरा वातावरण देशभक्ति की आज़ादी का जश्न मना रहा हो। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ चोयल इंडस्ट्रीज का पूरा प्रांगण गुंजायमान हो गया। सभी ने एकजुट होकर तिरंगे को सलामी दी। आखिर में चोयल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इससे पूर्व स्वागत चोयल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर.एस. चोयल ने किया। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बने ई श्रम कार्ड का जिला कलेक्टर ने किया लोकार्पण। डिजिटल जनरेशन संस्थान अजमेर CSC के माध्यम से बना रहा है ई श्रम कार्ड। मंगलवार को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए श्रम विभाग द्वारा शुरू की गई ई श्रमिक कार्ड स्कीम के तहत CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बनाए गए ई श्रम कार्ड का लोकार्पण जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के द्वारा किया गया। कल्याण आयुक्त संजय राठी, CSC जिला प्रबंधक भवानी सिंह बुनकर के नेतृत्व में पात्र श्रमिकों को जिला कलेक्टर के माध्यम से बनाए गए ई श्रम कार्ड दिए गए। इस मौके पर कल्याण आयुक्त संजय राठी ने बताया कि ई श्रम कार्ड योजना से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को फायदा होगा। इस योजना से देश के लगभग 38 करोड़ से ज़्यादा श्रमिक संगठित हो सकेंगे। इस कार्ड की खास बात यह है कि आने वाले समय में सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी जो भी योजनाएं होंगी, श्रमिकों को उनका फायदा दिया जाएगा। उन्हें एक कार्ड भी दिया जाएगा, जिसके जरिए मजदूर अगर दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं तो उन्हें अपनी स्किल के आधार पर काम करने का मौका भी मिलेगा। ई श्रमिक कार्ड भारत सरकार श्रम मंत्रालय ने अभी 26 अगस्त 2021 को मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र जी यादव ने लॉन्च किया था। ये ई श्रमिक कार्ड उन सभी असंगठित श्रमिकों को दिया जाएगा जिनके PF और ESI में अकाउंट नहीं है तथा उनके इनकम टैक्स नहीं करता है। ई श्रमिक कार्ड बनाने से श्रमिकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर इनकी आवश्यकता होगी और ई श्रमिक कार्ड बनने के पश्चात इनको 2 लाख का बीमा, आंशिक अपंगता है वो भी इंश्योरेंस को कवर किया जाएगा, प्लस राज्य और केंद्र सरकार से जो मिलने वाली कल्याणकारी योजना है उनसे भी आगे जोड़ा जाएगा। साथ ही कोरोना जैसी महामारी अगर भविष्य में कभी आती है तो गवर्नमेंट सभी असंगठित श्रमिकों को डायरेक्टली बेनिफिट ऐसी परिस्थिति में दे सकती है। CSC जिला प्रबंधक भवानी सिंह बुनकर ने बताया कि राजस्थान प्रदेश के जिन श्रमिकों के पास श्रमिक कार्ड उपलब्ध होगा उन्हें व उनके परिवार को घर, स्वास्थ्य संबंधी सहायता, बीमा, प्रसूति के दौरान मदद मिल सकती है। इसके अलावा राज्य व केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही 2 लाख रुपए का बीमा योजना का भी लाभ मिल सकता है। ऐसे में जो नागरिक श्रमिक कार्ड बनवाने के इच्छुक हैं वे CSC के माध्यम से निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में जिस भी कैटेगरी के श्रमिक होते हैं उनका सबका पंजीयन CSC के माध्यम से निःशुल्क किया जा रहा है। CSC केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से समस्त भारत के अंदर CSC केंद्र संचालित है, उन पर निःशुल्क बनाया जा रहा है और जो भी योजनाएं इससे साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की रहेगी उनसे लाभान्वित किया जाएगा। आज इस ई श्रम कार्ड का लॉन्चिंग कलेक्टर साहब के द्वारा कलेक्टर परिसर में किया गया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92वां जन्मदिन। ख्वाजा साहब की दरगाह में खादिम फरज चिश्ती ने फूल चादर पेश कर लता दीदी की लंबी उम्र की मांगी दुआ। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज 92वां जन्मदिन है। इस मौके पर देश के लोग व उनके प्रशंसक उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लता मंगेशकर ने अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अपने खादिम को फ़ोन करके बोला कि वे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में फूल चादर पेश कर उनकी लंबी उम्र की दुआ करें। खादिम फरज चिश्ती ने ख्वाजा साहब की दरगाह में लता मंगेशकर की ओर से फूल चादर पेश कर उनकी लंबी उम्र की दुआ की।
लता दीदी ने 36 भारतीय भाषाओं में हजारों गाने रिकॉर्ड कराए हैं। लता मंगेशकर ने केवल हिंदी भाषा में ही 1000 से ज़्यादा गीतों को अपनी आवाज़ दी है। उन्हें साल 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न लता मंगेशकर जी का आज 93rd बर्थडे है और क्योंकि उन्होंने आज ज़िंदगी के 92 ईयर्स पूरे किए हैं और अगले महीने मतलब अक्टूबर 2021 में वो अपने प्रोफेशनल करियर के भी 79 ईयर्स पूरे करने वाली हैं, इसलिए शुक्राने के तौर पर उन्होंने मुझसे ये कहा है कि ख्वाजा साहब के दरबार शरीफ में, ख्वाजा साहब की मज़ार शरीफ में चादर पेश की जाए। तो वो चादर मैं पेश करने जा रहा हूँ और उन्होंने कुछ अपनी निजी दुआएं भी मुझे बताई हैं, वो भी मैं पेश करूँगा। और एक दुआ है कि मुल्क की खुशहाली रहे और खुसूसन जो उनकी सेहत में अभी गिरावट हो रही है वो उनकी सेहत अच्छी रहे, उनको तंदुरुस्ती मिले, सलामती मिले। मैं यही ख्वाजा साहब के दरबार में इस बर्थडे पर उनके दुआ करूँगा। शारदीय नवरात्र की तैयारियां शुरू। अंबे माता मंदिर पर रंग रोगन कर सजाया जा रहा है मंदिर को। इस साल माता भक्तों को देखने को मिलेगी मंदिर की नई छटा, रंग बिरंगे फूल पत्ती और मांडने से हो रही है सजावट। बजरंगगढ़ चौराहे स्थित अंबे माता मंदिर पर शारदीय नवरात्रि की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। वैसे तो हर साल नवरात्रि से पूर्व मंदिर की साफ सफाई, रंग रोगन आदि का कार्य किया जाता रहा है, लेकिन इस बार मंदिर को राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपरा के मुताबिक रंग बिरंगे फूल पत्तियों व मांडनों से आकर्षक रूप से सजाने की तैयारियां चल रही हैं। अंबे माता मंदिर के मैनेजर गौरव दाधीच ने बताया कि शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर गुरुवार से प्रारंभ होकर शुक्रवार 15 अक्टूबर को संपन्न होंगे। इस साल चतुर्थी का क्षय होने की वजह से नवरात्र 8 दिन के होंगे। महाअष्टमी 13 अक्टूबर बुधवार को मनाई जाएगी और महानवमी 14 अक्टूबर गुरुवार को, 15 को दशहरा मनाया जाएगा। हालांकि 2 साल कोरोना संक्रमण की वजह से अंबे माता मंदिर पर नवरात्र का समारोह नहीं हो पा रहा। इस बार भी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही मंदिर पर नवरात्र की व्यवस्थाएं की जाएंगी। जय माता दी आप सभी को। अश्विन नवरात्रा जो कि 7 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट है, हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी नवरात्रा स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, उससे पहले अपने मंदिर में साफ़ सफाई, रंग रोगन और जो भी साफ़ सफाई का, मरम्मत का, टूट फूट का साफ़ सफाई का कार्यक्रम होता है, पेंट होता है पूरा मंदिर, वो हमने आज से स्टार्ट करवा दिया गया है नवरात्रा की तैयारी को लेके। और 13 अक्टूबर को अष्टमी है और 15 को दशहरा है, जिसमें इस बार इसमें हमारे मंदिर में ये विशेष रहेगा कि इस बार हमने जो कलर है वो आप देख सकते हैं कि जो ये अपने जो पेंट है हमने एक विशेष आकर्षण केंद्र के हिसाब से बनाया है। इसमें फूल पत्ती का अलग डिज़ाइन डलवाया है, एक्चुअल कलर का आपको सब कुछ दिखेगा इसमें। गुंबज को भी, हाँ, गुंबज में भी हमने पूरा डिफरेंट लुक में करवाया है इस बार की, मतलब एक्चुअल कलर जो आपको है वो सब कुछ देखने को मिलेगा। नवरात्रा में काफ़ी भीड़ रहती है, बट जो भी सरकार की गाइडलाइन रहेगी, कमेटी का जो निर्णय लेगा उस हिसाब से हम लोग आगे कार्य करेंगे। नवरात्रों में तो वैसे तो क्या है कि पूरे 24 घंटे खुले रहते हैं, बट ये 2 साल से कोरोना की गाइडलाइन को लेके जो रात्रि में 8 बजे 9 बजे के आसपास जो भी सरकार की गाइडलाइन होती है उसके आदेश अनुसार और जो हमारी कमेटी के आदेश अनुसार उस हिसाब से हम मंगल कर देते हैं। इस बार क्या है, फूल पत्ती का कलर और जो साथ में हमने सर्किल को भी पूरा वेल अप टू डेट डेकोरेट करवाया है और साथ में ऐसे ही कलर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhinge.com। सच के साथ।